एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में जो हमारा महिला बाल विकास है इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, है ना, जिसमें हमको देखना है शिशु व मातृ मृत्यु दर और साथ में इनका जो टीकाकरण है। टीकाकरण मतलब किसको किसको कब कब टीका लगता है, कौन कौन सा टीका कब कब लगता है, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। एक्चुअली मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं डिजिटल बोर्ड के सामने आकर के क्लास नहीं ले पा रही हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए, है ना। इस वजह से जिस भी तरीके से हो कंटेंट आप तक पहुँचना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। जितने बच्चे हैं पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग को शेयर करना है ताकि ज़रूरतमंद तक के वीडियो जो है पहुँच सके। चीज़ें क्या क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया कि शिशु व मातृ मृत्यु दर और टीकाकरण करंट अपडेट करके बिल्कुल आपके लिए लाया गया है ये, है ना। तो इसमें हमने को किसके बारे में जानना है, तो देखिए शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत हम किसकी बातें करते हैं, तो इसमें एक शिशु की भी बात करेंगे, एक बाल की बात करेंगे और एक जो नवजात होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर से भी आपका प्रश्न बन जाता है कि आप कितने से कितने महीने तक के बच्चों को शिशु की श्रेणी में रखेंगे, कितने से कितने महीने तक के जो बच्चे हैं उसको बाल की श्रेणी में रखेंगे और कितने से कितने महीने के बच्चे हैं जिसको आप नवजात की श्रेणी में रखेंगे। तो इन सभी बातों पर बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि शिशु मृत्यु दर, यही चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ से हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत ध्यान से आप लोग को देखना है। सबसे पहली बात, अगर मैं शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो शिशु मृत्यु दर के बारे में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। शिशु मृत्यु दर हम किसको कहते हैं, यह बात क्या हमारी क्लियर हो गई। शिशु मृत्यु दर किसको कहा जाता है बेटा, तो प्रति 1000 जीवित, प्रति 1000 जीवित जो शिशु जन्म हुआ है ना, तो 1 वर्ष में या इससे कम उम्र में भी इनमें से जितने शिशु मर गए तो उसे ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 2023 में अगर मैं इसके आंकड़े की बात करूं तो ध्यान रखना है आपको कि 2023 में भारत की जो वर्तमान शिशु मृत्यु दर है ये प्रति 1000 जीवित जन्म पर 26.619 मृत्यु रखा गया है। चीज़ें क्या हमारी क्लियर हैं। तो यहाँ पर से एक तो ये 26.619 आ जाएगा या फिर मोटा मोटा में सीधा 27 दे देगा, तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। चीज़ें क्लियर। 2023 में भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 1000 जीवित जन्म पर कितनी मृत्यु रखी गई है, तो 27 मृत्यु दर रखी गई है। कितनी, 27। और इसको आप एकदम करेक्ट आंकड़ा याद रखना चाहते हैं तो 26.6 करके भी आप याद रख सकते हो। क्लियर। 26.619 यह मृत्यु है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में यह जो है वो 3.89% कम है। चीज़ें क्लियर। छत्तीसगढ़ में 38 है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 38 है, तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। देखो ये जो 26.619 है ये भारत का आंकड़ा मैंने बताया। अगर छत्तीसगढ़ से पूछ लेता है तो छत्तीसगढ़ में भी आपको याद रखना है कि 1000 जीवित बच्चों पर 38, यह हमारा वैल्यू यहाँ पर छत्तीसगढ़ का रखा गया है। चीज़ें हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होनी चाहिए आप लोग को। तो शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं, पहले एक चीज़ आपको क्लियर हो गया क्या, प्रति 1000 जीवित जन्म जो शिशु होते हैं उसमें 1 वर्ष में या 1 वर्ष से भी कम समय में जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसे ही हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2023 में इसका करंट डाटा क्या है, तो 2023 में अगर मैं भारत की बात कर दूं तो 1000 जीवित बच्चे पर 26.69 मृत्यु रखा गया है। वहीं 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जितना भी आंकड़ा था उससे 3.89% कम है। तो यह भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन जाएगा कि 2022 की तुलना में कितना परसेंट कम रखा गया है। आप सीधा बताएंगे 3.89% कम रखा गया है। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 1000 जीवित जन्म पर 38 रखा गया है छत्तीसगढ़ का आंकड़ा। चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर किसको कहते हैं बेटा, तो ध्यान रहे शिशु जन्म के 1 वर्ष किंतु 5 वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु हो जाती है। क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष से ज़्यादा दिन तक वो जीवित है लेकिन 5 वर्ष तक वो जीवित नहीं रह पाता है। क्लियर है क्या, मतलब 1 वर्ष हो गया उसको, बच्चा 1 वर्ष या फिर 0 से मैं बात कर लूँ तो जिस दिन से बच्चा जन्म हुआ है वहाँ से लेकर के 5 साल तक जो बच्चा जीवित है, ठीक है, तो 5 वर्ष की आयु में या इससे पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसे बाल मृत्यु कहते हैं। चीज़ें हम अपनी क्लियर रखनी है आपको। शिशु किसको बोलेंगे हम, तो शिशु मृत्यु दर मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है कब से कब तक का आंकड़ा, बिल्कुल नवजात शिशु की बात हो रही है। और यहीं पर अगर हम बाल मृत्यु दर की बात कर लें तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के से भी कम उम्र में उसकी अगर मृत्यु हो गई तो इसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसकी गणना भी 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से ही की जाती है। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। फिलहाल तो आप एक परिभाषा याद रखो कि आखिर मृत्यु दर क्या होता है, या बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं। 1 साल में मृत्यु हो गई तो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा, 5 साल से पहले मृत्यु हो गई तो बाल मृत्यु दर कहलाएगा। अब देखिए बाल मृत्यु दर में शिशु जन्म के 1 वर्ष किंतु 5 वर्ष आयु के पूर्व मृत्यु हो जाता है तो उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। इसकी गणना भी 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों से ही की जाती है। तो 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, ऐसा याद रखो आप लोग कि
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की जो संख्या है, यह एक फॉर्मूला है बेटा। आपको अगर मान लीजिए फॉर्मूला भी प्रश्न में सीधा पूछ लेगा कि बाल मृत्यु दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, है ना, आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या इंटू 1000 और पॉइंट में आप रखेंगे जीवित जन्म बच्चों की संख्या। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाल मृत्यु दर निकालने का फॉर्मूला है, तो एक वर्ष से ज़्यादा 5 वर्ष से कम, है ना, इंटू 1000 बटा जीवित जन्म बच्चों की संख्या। अब यहीं पर मैं नवजात मृत्यु दर की बात कर लूँ तो ध्यान रहे नवजात मृत्यु दर में क्या याद रखना है आपको, तो जन्म से 28 दिन पूरे होने से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे नवजात शिशु मृत्यु दर कहते हैं। सीधा एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रहे। नवजात मृत्यु दर मतलब 28 दिन भी इसने पूरा नहीं किया, ठीक है। तो 28 दिन पूरा होने से पहले ही अगर किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वह नवजात मृत्यु या नवजात शिशु मृत्यु दर की श्रेणी में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्तमान में नवजात मृत्यु दर की बात करें तो यह आपका 32.4% है। कितना है? 32.4% है। कितना है? 32.4% है। चीज़ें यहाँ तक क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? अपने को याद हो गया कैसे याद रखना है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ से नवजात मृत्यु दर आप कैसे निकालोगे, तो इसका भी फॉर्मूला है कि 28 दिवस की आयु सीमा के भीतर ही मृत बच्चों की संख्या इंटू 1000 और बटे में आपके जीवित जन्म बच्चों की संख्या। मोटा मोटा तौर पर बस आपको ये 28 याद रखना है, शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष याद रखना है और बाल मृत्यु दर में 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम, यह आंकड़ा आपको याद रखना है। चीज़ें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है ये आप समझो। तो सबसे पहली बात, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना, ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल ही जाता है हॉस्पिटल में। इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि चाहे आपके गाँव में आप जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पर कितने बड़े से बड़े धाई माँ क्यों ना हो, लेकिन अभी डिलीवरी आप सीधा हॉस्पिटल ले जाकर ही करवाएं। रीज़न यही है ना कि जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना। अगर कोई शिशु है जो जन्म के तुरंत बाद सांस नहीं ले रहा है तो यह एक इसका रीज़न हो जाता है। दूसरा, समय से पूर्व जन्म हो जाता है। ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये हमको बहुत जगह पर देखने के लिए मिलती है कि बच्चा नॉर्मली 9 महीने में ही पैदा हो तब वह एकदम सुस्त होता है, एकदम स्फूर्ति के साथ होता है और एकदम मैच्योर होता है। लेकिन 9 महीने से पहले कुछ बच्चों का जन्म हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 9 महीने से कम में जन्म होने के बाद भी थोड़े से मैच्योर रहते हैं, लेकिन अधिकांश समय पर ये रहता है कि बच्चा इम्यूच्योर होता है, ठीक है। तो यह भी एक रीजन है। तो शिशु मृत्यु के क्या कारण होते हैं? पहले बात तो कि जन्म के तुरंत बाद वो सांस नहीं ले रहा है। दूसरा, समय से पूर्व उसका जन्म हो गया। तीसरा, संक्रमण मतलब खांसी हो गया, बुखार हो गया बहुत अधिक मात्रा में। असुरक्षित प्रसव, वो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इसीलिए हमेशा हॉस्पिटल सजेस्ट किया जाता है कि प्रसव आप हॉस्पिटल में जाकर ही करवाइए। कम वजन का बच्चा, ये मैं आप लोग को कल की क्लास में समझाई थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो वजन है 2.5 किलोग्राम कम से कम तो होना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा प्रसव के बाद उचित देखभाल ना होना, मैंने बताया था ना आपको, प्रसव के बाद जितनी ज़रूरत आपके एक बच्चे को होती है उतनी ही जो ज़रूरत है माता को भी होती है। विशेष देखभाल की ज़रूरत उस टाइम पर पड़ती है। तो ये रीज़न है आपके शिशु मृत्यु कि, ठीक है। आगे बात करते हैं शिशु मृत्यु को रोकने के उपाय क्या है। अब रीजन तो हमको समझ आ गया कि आखिर शिशु मृत्यु की होती क्यों है, लेकिन इसको रोका कैसा जा सकता है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान देंगे, वर्तमान माताओं में उचित स्वास्थ्य तथा पोषण को सुनिश्चित करना। सबसे पहली बात तो यह क्लियर करना है आपको कि वर्तमान में जो माता हैं उनको उचित स्वास्थ्य तथा पोषण को सुनिश्चित करना है। कहने का मतलब है कि जब आप गर्भावस्था में हैं उस टाइम पर आप उचित पोषण आहार लें। यह नहीं सोचना है आपको कि हम अपने लिए खा रहे हैं, आपको ये सोचकर खाना है कि हम अपने बच्चे के लिए खा रहे हैं। आ रहे समझ में? क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के जान के लिए घातक बन सकती है। जो भी आप पोषण खाते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए होता है, ठीक। दूसरा, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। इसके माध्यम से भी आप शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, घर में नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में धाई माँ जो आती हैं बच्चों को ऐसे खींच करके निकालती है कि बच्चे का कभी पैर ही लचक गया, कभी हाथ लचक गया या फिर कभी गर्दन के पास में कुछ स्विलिंग सा हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए सुरक्षित प्रसव हमेशा हॉस्पिटल में ही जाकर करवाएं। तीसरा, गर्भवती महिलाओं का देखभाल करना, पोषण एवं स्वास्थ्य की देखरेख करना। यह सबसे बड़ा रीजन है कि गर्भावस्था में है जब एक माता, तो जो उसको खाना है, जो उसको पीना है, जो उसके हेल्थ के लिए सही है, उसका बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए, पोषण एवं स्वास्थ्य की देखरेख कीजिए। इसके अलावा नवजात शिशु में मृत्यु का कारण पहचान करना। नवजात शिशु में मृत्यु का कारण क्या है यह जानना और उससे बचने की कोशिश करना। जन्म के बाद से ही सही देखरेख करना, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आया उसके बाद तुरंत उसका सही तरीके से देखरेख करना जरूरी है। आप देखे होंगे कि जब भी बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तुरंत बाद उसको डेटॉल से साफ किया जाता है, अच्छे से साफ सुथरा धुला नहला करके फिर डॉक्टर जो है बाहर ले जा करके बच्चे को देता है। रीजन क्या है? क्योंकि जिस टाइम पर वो पैदा होता है उस टाइम पर वहाँ पर बहुत संक्रमण की स्थिति बनती है और जो नवजात शिशु रहता है उसको बहुत ज़्यादा संक्रमण बहुत जल्दी घेरता है। आगे क्या समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो शिशु मृत्यु दर को रोकने में आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए अब यहीं पर मातृ मृत्यु दर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मातृ मृत्यु दर क्या है, तो ध्यान देंगे
सबसे पहली बात, मातृ मृत्यु दर 1 लाख महिलाओं में से, यहाँ पर देखो बात 1 लाख की हो रही है, इससे पहले जब हम बच्चे की बात कर रहे थे तो वहाँ पर बात 1000 की हो रही थी, है ना। यह पॉइंट थोड़ा सा नोट करना। तो मातृ मृत्यु दर में 1 लाख महिला में कितनी महिलाओं का प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद में मौत हुई है, उसे ही मातृ मृत्यु दर कहते हैं। पॉइंट क्या क्लियर है? हमारी कूट में यह प्रश्न पूछ देगा, तो ध्यान रहे कि 1 लाख महिलाओं में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु प्रसव से पूर्व या प्रसव के बाद हुई है। ठीक है, बच्चा जन्म लेने से पहले भी मृत्यु हो गई है या बच्चा जन्म लेने के बाद भी मृत्यु हुई है, दोनों को ही आपके मातृ मृत्यु दर में शामिल किया गया है। ठीक, अब अगर मैं छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर की बात कर लूँ अभी वर्तमान की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर है वो 137 है। और अगर इसी को मैं भारत की बात कर लूँ तो भारत में इसका जो परसेंट है वो 97 रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में 2030 तक, यही आपके प्रश्न में सीधा उठा कर दे देगा कि छत्तीसगढ़ में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को कितना लाने का लक्ष्य रखा गया। तो बेटा सीधा आंसर करना है आपको, मातृ मृत्यु जो दर है उसको 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी वर्तमान में कितना है? तो ये 137 है, 100 प्लस हो चुका है। चीज़ें क्या क्लियर? भारत की अगर बात करें तो भारत में 97 है, यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? तो देखिए 2014 से 16 में यह जो मातृ मृत्यु दर है वो 130 था, 15-17 में ये 122 हो गया, 16-18 में ये 113 हो गया, उसके बाद फिर 17 से 19 की अगर हम बात करें तो ये 103 था, और 2018 और 20 की बात करें तो ये 97 हो चुका है। इसके बाद अभी तक तो फिलहाल कोई आंकड़ा हमको नहीं मिला है, जैसे ही आंकड़ा होगा कुछ भी अपडेट मिलता है मैं आपको अपडेट करवा दूंगी, है ना। तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, टेलीग्राम में आप लोग को डाल दिया जाएगा अपडेट करके। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो विभिन्न राज्यों की बात करूँ तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो आपने ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के अलावा और राज्य की अगर हम बात करें तो उच्च MMR वाले जो राज्य हैं, मतलब मातृ मृत्यु दर की बात हो रही है ना, MMR मतलब मातृ मृत्यु दर की बात हो रही है। तो अन्य राज्य में जो मध्य प्रदेश है इसका कितना परसेंट है? तो 173 रखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 164 है, छत्तीसगढ़ में तो 137 हम देख चुके हैं, है ना। इसके अलावा उड़ीसा में 119 है, बिहार में 118 है, राजस्थान में 113 है, हरियाणा में 110 है, पंजाब में 105 है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी 105 है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यह रखा गया है। तो पश्चिम बंगाल में और पंजाब में सबसे कम है, ठीक है। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में 137 है, पर उत्तर प्रदेश में और आपके मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा है, तो यह भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में ऊंची मातृ मृत्यु दर के क्या कारण है? तो यह भी एक रीजन बन जाता है जहां से प्रश्न आपके बन जाते हैं। ध्यान देंगे, भारत में मातृ मृत्यु दर के कारण बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि असुरक्षित गर्भपात, सबसे पहले तो यही है आपका। प्रसव पूर्व व प्रसव उपरांत रक्तस्राव, मतलब कि आपका जैसे कि मान लो बच्चा जन्म नहीं लिया, उससे पहले ही आपका ब्लीडिंग होना चालू हो गया, या बच्चा आपका जन्म ले चुका है उसके बाद आपका ब्लीडिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? अधिकतर माता की मृत्यु होते हुए हमने देखा है ना। इसके अलावा आपका विघ्नकारी प्रसव वेदना, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें जब होती हैं, होता है ना, जब बोला जाता है डॉक्टर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं कि आपके बच्चे का जो गला है वो नाल में फंस गया है जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं उतर पा रहा है, तो जो शिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर इसका मिसयूज भी करते हैं, मतलब जो आपके पेशेंट है उसको डरा दिया जाता है और ज़बरदस्ती भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर भी सही बोल रहे होते हैं, लेकिन जो पेशेंट है ना, वो कभी कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होने की वजह से या अपने घर वालों के प्रेशर में आने की वजह से वो जोर डाल देते हैं कि नहीं, हमको ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, हमको तो नॉर्मल ही डिलीवरी करवाना है, चाहे आपका बच्चा नाल में फंसा हो चाहे कुछ में भी फंसा हो। तो ये सब होता है विघ्नकारी प्रसव वेदना, जिसकी वजह से भी माता की मृत्यु हो जाती है या बच्चे का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उक्त रक्तचाप, ये भी है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है मान लो, तो इसके अतिरिक्त कुछ और रीजन है जिसकी वजह से भारत में ऊंची मातृत्व मृत्यु दर अपने को देखने के लिए मिलता है। जैसे सबसे पहले तो बाल विवाह, वही मैंने आपके कल की क्लास में बताया था कि 20 वर्ष से कम आयु में अगर आप क्या बोलना चाहिए गर्भ अवस्था धारण कर लेते हैं तब यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है मातृ मृत्यु दर का या फिर शिशु मृत्यु दर का। ठीक है, इसके अलावा निर्धनता है, क्योंकि यार जब आप प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम पर आपको अच्छा पोषण खाना है, जो विटामिन प्रोटीन्स है भर भर के खाना पड़ता है, आपके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से काजू किशमिश बादाम खाओगे आप, तो यह भी एक रीजन हो गया। इसके अलावा अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता, ये तो सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रीजन है ये अभी भी गाँव में हमको देखने के लिए मिलता है। जहाँ हॉस्पिटल का आप नाम लेंगे ना, घर की जो बुजुर्ग महिला है वो सबसे पहले कूदती है, ना बाबा हम लोग तो हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो तो अभी तक हमने 10-15 बच्चे जन्म दे दिए, हमारे घर में हॉस्पिटल की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, तो हम बहू को भी नहीं जाने देंगे। समझ रहे हो ना, ये रूढ़िवादिता हो जाता है। साथ में अशिक्षा भी बोल सकते हैं, अज्ञानता भी बोल सकते हैं कि अभी का समय बदल चुका है, ये चीज़ उनको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से भी यह चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर? इसके अलावा 2 संतानों के मध्य कम अंतर होना, अविवेकपूर्ण मातृत्व, तो यह भी बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी पहली संतान हो गई है, उसके बाद फिर दूसरा फिर से प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा समय का नहीं है, तब भी मातृ मृत्यु का जो दर है वो अपने को देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अस्वास्थ्यकर सामाजिक कुरीतियाँ, ये भी एक रीजन है। देश में चिकित्सालय तथा मातृत्व केंद्र की कमी, यह भी बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा की भी कमी है, सरकारी हॉस्पिटल में ये सब सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है ज़्यादा अच्छे से, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ऊँची मातृत्व मृत्यु दर के कारण ये बेटा ये जो है ना ये कूट
रूट में पूछ देगा इनमें से कौन सा कारण है जो मातृ मृत्यु दर में शामिल नहीं किया गया, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, देश में चिकित्सालय तथा मातृ, तो ये तो मैं बता चुकी आपको। समाज में स्त्रियों की उपेक्षा तथा कल्याणकारी संस्था का अभाव आदि इसके प्रमुख कारण है। मतलब स्त्रियां कुछ भी बोल दें, उनकी बात को वैल्यू आपको देना नहीं है। अगर स्त्रियां मान लो बोल रही यार मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आप एकदम हलवा जैसे ले लेते हो उसकी बात को, यार ये बोल रही है, झूठ बोल रही है, कामचोर है, काम से बचने के लिए नहीं। रियल में जब हम प्रेग्नेंट अवस्था में रहते हैं तो उस टाइम पर सच में हमको थकान महसूस होता है, इच्छा नहीं होता कि हम एक कदम बढ़ाएं, एक कदम चल सकें। तो ये देखो, काम करना जरूरी है, जितना आप काम करेंगे उतना आपका शरीर जो है क्या होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, इतना हल्का होगा, उतना चांसेस रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि बच्चा एकदम अकड़ जाता है और हम काम कर नहीं पाते, तो उस टाइम पर परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी स्थिति को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, हमारी बातों को समझे। लेकिन उस समय पर क्या होता है, स्त्रियों की उपेक्षा कर दी जाती है। तो यह भी इसमें एक रीजन में आ जाता है हमारा। चीज़ें क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं सरकार की पहलें। अब ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इसको रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। सबसे पहली बात, अच्छा जिन बच्चों को ये जो लिखा हुआ है फ्रंट है ना, ये आपको अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लो। यहाँ पर साइड में आपका जूम का बटन दिख रहा होगा आपको। उसके बाद फिर आपको चीज़ों को अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो सरकार की पहल की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता तथा व्यापक पहुंच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले तो हम सरकारी योजनाओं की बात करेंगे, है ना। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, तो इसके अंतर्गत लक्ष्य पोषण अभियान हो गया आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी आपका, ठीक है। केंद्र प्रवर्तित जो योजना है जिसमें हमको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में भी पढ़ना है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो गया। ये सारे सरकार के द्वारा किए जाने वाले एक पहल है जिसमें जो लेडीज़ हैं, है ना, इन लोग का सुरक्षित, ताकि प्रसव करवाया जा सके, देखभाल करवाया जा सके और मातृ मृत्यु दर में कमी लाया जा सके। इसके लिए सरकार समय समय पर ये योजनाएं निकाल रही हैं जिस पर हमको चर्चा करना है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में जो लॉन्च हुआ है, कौन सा लॉन्च हुआ है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव, सुमन योजना हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर से सीधे प्रश्न में बन जाएगा कि सुमन योजना का संबंध किससे, आप सीधा बताओगे मातृत्व मृत्यु दर से, या फिर मातृयों के देखरेख के लिए, या फिर प्रसव से संबंधित योजना है। आगे समझ में। आगे देखो, अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नगद सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि आप प्रसव, लोगों को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से होता है कि अगर हम हॉस्पिटल ले गए तो हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो इसी वजह से सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि अस्पताल में अगर आप प्रसव करवाते हैं तो उसके लिए आपको नगद सहायता दिया जाएगा, यह योजना भी निकाल रहे हैं। इसे सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ, केंद्र प्रवर्तित योजना में अपना ये टॉपिक है, ठीक। अब देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को, कितनी तारीख को बोल रहे बेटा, प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक और उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। कितनी तारीख को, तो हर महीने की 9 तारीख को। किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के अंतर्गत। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। आगे देखो, टीकाकरण का महत्व। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, जो आपको आपके बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बन जाते हैं कि आखिर टीकाकरण क्या है और ये क्यों जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान दें थोड़ा सा। सबसे पहली बात कि टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम आता है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो आपके माइंड में है कि आखिर हम टीका क्यों लगवाएं, टीका लगवाने से होता क्या है, टीका लगवाने से क्या जो बीमारी होना है वो नहीं होगा, वैसे भी तो टीका लगवाते हैं फिर भी बीमारी तो हो ही जाता है। ये रूढ़िवादी सोच के जो लोग रहते हैं, जिनके पास शिक्षा की कमी है, उनके लिए यह आंसर है कि बेटा ठीक है, टीका आप लगवाते हैं, उसके बाद भी जो बीमारी होना रहता है वो तो हो ही जाता है। लेकिन टीकाकरण इसलिए लगवाया जाता है ताकि आपके अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ सके, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ सके, और शरीर में वह बीमारी जब आपके अंदर एंट्री करती है तो वो उतना अपना घातक स्वरूप नहीं दिखा पाती है जितना वो एक्चुअल में दिखा सकती है। इस वजह से टीका लगवाया जाता है। चीजें क्लियर। दूसरा देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना, वही चीज है, इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में प्रवेश भी कर जाती है तो उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, भारत में ऐसे 6 गंभीर संक्रामक रोग हैं जो प्रतिदिन हजारों बच्चों की जान ले लेता है। कौन कौन से 6 गंभीर संक्रामक रोग की बात हो रही है, तो ध्यान देंगे, भारत में ऐसे 6 गंभीर संक्रामक रोग हैं जो प्रतिदिन हजारों बच्चों की जान ले लेते हैं, उन्हें अपंग बना देते हैं। अब ये रोग कौन कौन से आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम बेताब होंगे। तो देखिए, ये रोग है आपका सबसे पहले तो खसरा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा रोग है बेटा, खसरा रोग है। दूसरा है आपका टीटनस, जिसको धनुष बाय के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपने ध्यान रखना है। पोलियो हो गया, ठीक है। क्षय रोग हो गया, इसके अलावा गल घोंटू हो गया,
काली खांसी हो गया और हेपेटाइटिस बी। तो ये हैं कुछ रोग जिसके बारे में आपको याद रखना है। क्या क्या बताइए मैं? सबसे पहले तो खसरा है, टिटनस है, पोलियो है, क्षय रोग है, गलघोटू है, काली खांसी है और हेपेटाइटिस बी है। ठीक है ना, इसका नाम आपने याद रखना है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि शिशु के लिए टीकाकरण की अवधि क्या होती है। तो यहाँ से तो आपके प्रश्न बन ही जाते हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो शिशु के लिए टीकाकरण की क्या अवधि रहती है? तो ध्यान दें, जन्म के समय जो टीके दिए जाने चाहिए, BCG, पोलियो और कुछ देश में हेपेटाइटिस बी के भी टीके दिए जाते हैं। किस टाइम पर दिए जाते हैं? तो मैंने बोला जन्म के टाइम पर। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा कि जन्म के टाइम पर बच्चे को कौन कौन से टीके दिए जाने चाहिए। आप सीधा आंसर करेंगे BCG। क्या बोली मैं? BCG। जन्म के समय बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है बेटा? तो जन्म के समय बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। इसके अलावा पोलियो का भी टीका दिया जाता है और कुछ देशों में आपके हेपेटाइटिस बी के भी टीके दिए जाते हैं। याद हो गया क्या? जन्म के समय सबसे पहले BCG का टीका दिया जाता है, पोलियो को टीका दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपके जन्म समय की बात। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ कि 6 सप्ताह के होने पर, मतलब आपका बच्चा बॉर्न हुए उसको 6 सप्ताह हो गया, 6 सप्ताह हो गया मतलब आपका 1.5 महीना हो गया है ना। 1 महीने में 4 सप्ताह होता है, 1.5 महीना हो गया। तो 6 सप्ताह हो जाने पर जो टीके दिए जाने चाहिए, तो 6 सप्ताह होने पर कौन कौन सा टीका दिया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, 6 सप्ताह होने पर आपको DPT का टीका दिया जाता है। फिर से पोलियो आपको याद रखना है और कुछ देशों में यहाँ पर भी आपके हेपेटाइटिस बी और साथ में हिब के टीके दिए जाते हैं। याद हो गया कि आपने को जन्म के टाइम पर BCG आपको याद रखना है, वहीं 6 सप्ताह होने पर DPT आपको याद रखना है। DPT का टीका कब दिया जाता है बेटा? तो बच्चे को जन्म लिए हुए जब 6 सप्ताह हो जाता है तब DPT दिया जाता है। और वहीं आपका BCG कब दिया जाता है? तो जन्म के समय दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। 10 सप्ताह होने पर जो टीके दिए जाने चाहिए। अब 10 सप्ताह होने पर, वो तो 6 सप्ताह वाला था, 10 सप्ताह मान लो हो गया, तो कौन सा टीका दिया जाना चाहिए? तो याद रहेगा कि 10 सप्ताह होने पर जो टीके दिए जाने चाहिए वो तो सबसे पहले आपको DPT याद रखना है। DPT या 10 सप्ताह होने पर भी दिया जाता है। पोलियो हो गया और कुछ देशों में हेपेटाइटिस बी और हिब के टीके भी दिए जाते हैं। कॉमन है इसलिए आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो ये 10 सप्ताह वाला हो गया। 14 सप्ताह में क्या याद रखना है? तो 14 सप्ताह होने पर जो टीके दिए जाने चाहिए उसमें भी क्या है आपका सेम DPT है, पोलियो है और हेपेटाइटिस बी और हिब के टीके हैं। क्लियर? 9 महीने के जो बच्चे हैं अब 14 सप्ताह वाला खत्म हो गया। 9 महीने होने पर जो बच्चे को टीका दिया जाना चाहिए, लास्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है 9 महीने होने पर जो टीके दिए जाने चाहिए वो है आपका खसरा। 9 महीने होने पर क्या दिया जाता है? खसरा। या फिर पूछ लेगा कि खसरा का टीका कब लगाया जाता है, तो आप सीधे आंसर करेंगे खसरा का जो टीका है वो बच्चे के 9 महीने के होने पर लगाया जाता है। विकसित जो देश हैं यहाँ पर 12 से 15 महीने के बीच लगाया जाता है। जो देश विकसित हो चुके हैं वहाँ 12 से 15 महीना, मतलब 1 साल के बाद भी बोल सकते हो। तो 1 साल 12 से 15 महीने के बीच में भी यह टीका लगाया जाता है। कुछ देशों में पीलिया और गलसुआ और हल्का खसरा के टीके भी लगते हैं इस टाइम पर। तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था एग्जाम में कि खसरा का टीका कब लगता है, तो आप क्या आंसर करेंगे बेटा? 9 महीने के होने पर खसरा का टीका दिया जाता है। कुछ देशों में 12 से 15 महीने में भी खसरा का टीका लगता है, लेकिन 9 महीने में आपका पीलिया का भी टीका लगाया जाता है। कौन सा? पीलिया का टीका भी लगता है 9 महीने में। खसरा याद रखोगे, पीलिया याद रखोगे। इसके अलावा गलसुआ आपको याद रखना है और हल्का खसरा। खसरा मतलब खसरा होता है, बस ये याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। 9 महीने में खसरा, पीलिया और गलसुआ याद रहेगा कि आपने को। चलिए आगे बात करते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं का टिटनेस से बचने के लिए टीकाकृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऊपर में हमने एक बीमारी का नाम भी पढ़ा था, टिटनेस, ठीक है ना। और यहाँ पर एक जो टीका लगता है उसको भी हम कहते हैं टिटेनस। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। बोला क्या जा रहा है अब ये देखो, सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचने के लिए टीकाकृत होना जरूरी है। अगर आप टिटनेस से बचना चाहते हैं तो आपको टीकाकरण लगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि किसी महिला से कुछ समय पहले ही टीका लगवाया है, मान लीजिए कोई महिला है जो कुछ समय पहले ही टीका लगवाई है, तो उसे भी अतिरिक्त टिटनेस के टीका की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे महिलाएं बोलते हैं कि यार हमने तो अभी लगाया था। तो ध्यान रखना है कि वो आपके शरीर को जान करके होता है, शरीर के अनुसार होता है। मान लो आपने कुछ समय पहले ही टिटनेस का टीका लगाया था, तो हो सकता है कि आपका शरीर को फिर से टिटनेस की जरूरत पड़ जाए, है ना। टिटनेस का टीका लगवाने और सलाह के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता से आपको क्या करना चाहिए? सलाह लेना चाहिए। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। टिटनेस का समय क्या बताया जा रहा है? टिटनेस का टीका लेने का समय क्या होता है? तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले मान लीजिए आप टिटनेस का टीका लगवाना चाह रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पहली खुराक कब लगेगी? तो पहली खुराक आपको टिटनेस की तब लगती है जब उसे पता चले कि वह गर्भवती। पहली बात ये क्लियर हो गई क्या? टिटनेस का पहला खुराक कब लगता है? तो टिटनेस का जो पहला खुराक है वो तब लगता है जब आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हो चुके हैं। दूसरी बात कर लें तो दूसरी खुराक कब लगती है? तो पहली खुराक लगने के 1 महीने बाद और निर्धारित तारीख के 2 सप्ताह बाद से पहले। बाद में नहीं ना, याद रखना है। जो निर्धारित तारीख है उसके 2 सप्ताह बाद से पहले ही आपको क्या लगता है?
टीका लगता है। क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ से आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि जो पहला खुराक है वो तब लगेगा जब आपको पता चल चुका है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा खुराक आपके 1 महीना बाद, पहला टीका लगाना उसके 1 महीने बाद लगेगा। तीसरी खुराक कब लगती है? तो जो तीसरी खुराक है वो 6 से 12 महीने में लगती है, 6 से 12 महीने बाद लगती है, या अगली बार जब आप गर्भवती होंगे उस दौरान लगता है। बात क्या क्लियर हो गई? पहली खुराक कब लगेगी? जब आप गर्भवती हो। दूसरी खुराक कब लगेगी? पहली खुराक लगने के 1 महीने बाद, याद रहेगा अपने को, 1 महीने बाद लगेगा। तीसरा खुराक कब लगता है? तो यह जो तीसरा खुराक है ना, ये आपके या तो 6 महीने से 12 महीने के बाद लगता है, 6 महीने से 12 महीने के बाद लगता है यहाँ, या फिर अगली बार अगर आप गर्भवती होंगी तब भी आपको तीसरा टीका लग सकता है टिटेनस का। चौथा खुराक की मैं बात करूँ तो जो चौथा खुराक है यह तीसरी खुराक के 1 साल बाद या गर्भावस्था के दौरान लगता है। मान लीजिए आपको जो तीसरी टीका लगी थी, 6 से 12 महीने मान लो आपने तीसरा टीका लगवा लिया है ना, लेकिन उसके बाद आप गर्भवती नहीं हुए हैं, तो चौथी जो टीका लगेगी वो तीसरा खुराक जैसे ही आपको लगा तो तीसरा खुराक के 1 साल बाद आपका चौथा लगता है। याद रहेगा क्या आपने को? तीसरा खुराक के 1 साल बाद आपको चौथा टीका लगता है। तीसरा खुराक के 1 साल बाद आपको चौथा खुराक लगता है। पांचवा खुराक कब लगेगा? तो पांचवा खुराक चौथा खुराक के 1 साल बाद लगेगा, गर्भावस्था के दौरान। यह पॉइंट अपने को याद हो गया क्या? पहला खुराक जब भी पता चला प्रेग्नेंट हो तब लगेगा। दूसरा पहली खुराक लेने के 1 महीना बाद ही लगेगा। तीसरी खुराक कब लगती है? 6 से 12 महीने के दौरान लगती है, ठीक है, या फिर आप जब अगली बार गर्भवती होंगी तब लगेगा। चौथी खुराक तीसरी खुराक के 1 साल बाद या फिर गर्भावस्था के दौरान लगेगा। पांचवी खुराक चौथी खुराक के 1 साल बाद या फिर वही गर्भावस्था के दौरान लगेगा। ठीक, यदि एक लड़की या महिला ने निर्धारित समय के अनुसार 5 बार टीका करवाया हो तो क्या होगा? तो ध्यान रहे, अगर मान लीजिए कोई लड़की है या कोई महिला है जो निर्धारित समय के अनुसार 5 बार टीकाकरण करवा चुकी हैं तो वह जीवन भर के लिए सुरक्षित है, उसके बच्चे भी जीवन के कुछ हफ्तों के लिए सुरक्षित होंगे। आगे क्या समझ में? मतलब ये टीकाकरण 5 बार लगना जरूरी है। मान लो ये 5 बार आपने बहुत ध्यान दे करके लगवा लिया, ठीक है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए BCG टीका के बारे में कुछ बताया जा रहा है। BCG टीका के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो BCG का जो टीका है, ठीक है, जिसे बैसिलस कैलमेट गुएरिन के नाम से जाना जाता है। तो बैसिलस कैलमेट, यह भी पूछ देगा BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे BCG का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन है। क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन बोल दो या फिर BCG बोल दो। तो BCG का जो टीका है ना, यह एक टीका है जो मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग में किया जाता है। पहली बात क्लियर? BCG का टीका क्यों लगता है बेटा? तो टीबी की रोकथाम के लिए लगता है। किसकी रोकथाम के लिए लगता है? टीबी की रोकथाम के लिए लगता है। यदि बच्चा अस्पताल में जन्मा है तुरंत बाद इसको लगाया जाता है। घर में जन्मा है तो 6 सप्ताह के अंदर लगाया जाता है। और इसकी जो खुराक है वह भी आपको याद रखना है। मान लीजिए बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तुरंत ही लग जाएगा उसको BCG का, लेकिन मान लो घर में पैदा हुआ है तो 6 सप्ताह के अंदर आपको लगवाना जरूरी है। मतलब 1.5 महीना के अंदर कितना भी समय निकालो लेकिन जाकर के BCG का टीका लगाओ। खुराक की भी बात कर लें तो बच्चा भी आपका छोटा है, इसलिए 0.10 ml याद रहेगा कि आपने को 0.10 मिली आपको याद रखना है। चीज़ें क्लियर क्या? तो खुराक भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो DPT के टीका की बात कर लें तो यह टीका डिप्थीरिया, ठीक है, काली खांसी जिसको आप पर्टुसिस के नाम से जानते हैं। DPT का टीका किसके लिए लगता है बेटा? तो पहले आप ये क्लियर रखिए कि जो DPT का टीका है यह डिप्थीरिया के लिए लगता है। यह टीका डिप्थीरिया के लिए लगता है। काली खांसी जिसको आप पर्टुसिस कहते हैं, टेटनेस के प्रतिरक्षण करता है। प्रथम टीका बच्चे को 1.5 माह की आयु में तथा द्वितीय और जो तृतीय टीका है वह कब लगता है? तो द्वितीय और जो तृतीय टीका है वह 1 महीने के अंतराल पर लगाया जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसका जो खुराक है वो कितना रहता है? तो वह 0.5 मिली होता है। यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। चीज़ें क्लियर? चलिए आगे पॉइंट करते हैं। देखो DPT के टीके के बारे में अभी बता चुकी आप लोग को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में ऊँची मातृत्व मृत्यु दर के कारण के। देखो इस पर चर्चा हो चुका है लेकिन एक बार फिर से जब यहाँ पर दे दिया है तो देख लेते हैं। भारत में मातृत्व मृत्यु दर के प्रमुख कारण में सुरक्षित गर्भपात आपका आ जाता है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ कि भारत में मृत्यु दर के कारणों में, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत में मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारण में असुरक्षित गर्भपात हो गया आपका, प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत रक्तस्राव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान रखेंगे। प्रसव वेदना हो गया, उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, तो ये सारे कारण है। इसके अतिरिक्त हमने देखा ना बाल विवाह इसका एक रीजन है, ठीक है। इसके अलावा आपका निर्धनता एक रीजन है, अशिक्षित अज्ञानता, वो सेम चीज़ें जो रिपीट हो रही है जो हम ऊपर में देख चुके हैं। अस्वस्थकार सामाजिक कुरीतियाँ हो गई, देश में चिकित्सालय तथा मातृत्व केंद्र की कमी हो गई, समाज में स्त्रियों की उपेक्षा करना, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो
देखो यहाँ पर टीकाकरण के बारे में क्या बताया जा रहा है, कुछ पॉइंट्स है जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, टीकाकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चे एकदम इसको हलवा में लेते हैं ना कि एकदम जरूरी नहीं है, लगवा ले तो भी ठीक है, नहीं, आपको यह पढ़ करके बहुत चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि टीकाकरण क्यों जरूरी है ना। तो टीकाकरण बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हर एक बच्चे को अपने शुरुआती पहले वर्ष के दौरान लगातार टीके लगवाने की आवश्यकता है, हर एक बच्चे को, ठीक है। टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस बच्चे का टीकाकरण ना हुआ हो वह अत्यधिक बीमार होता है। मान लो आप बोल रहे हो कि टीका इतना जरूरी थोड़ी है, हमको लगवाना जरूरी थोड़ी है, तो जिस बच्चे को अच्छे से टीका आपने नहीं लगवाया तो वो जरूरत से ज़्यादा समय तक बीमार होते रहता है, स्थायी रूप से अक्षम तथा कुपोषित और मर भी सकता है, ठीक है। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचने के लिए टीकाकृत होना जरूरी है। तो माताओं को तो टीका लगवाना ही लगवाना चाहिए जब वो गर्भावस्था में है, क्योंकि गर्भावस्था में जब वो टीका लगवाती है तो ना सिर्फ वो महिलाओं के लिए सुरक्षा देता है बल्कि वो बच्चों का भी क्या करता है, रक्षा करता है। इसलिए टीकाकरण हमारे जन्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। तो यह पॉइंट आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। अब देखो शिशुओं के लिए टीकाकरण की अवधि यहाँ पर बताई गई, वही चीज़ें यहाँ पर फिर से रिपीट हुई हैं, थोड़ा सा कुछ सुधार के साथ। क्या बोला जा रहा है देखिए, तो जन्म के समय टीके जो दिए जाने चाहिए तो ये मैं बता चुकी आपको, बीसीजी हो गया, पोलिया हो गया, ठीक है। और कुछ देशों में हेपेटाइटिस बी के टीके दिए जाते हैं। 6 सप्ताह होने पर जो टीके दिए जाते हैं वो कौन से हैं, तो 6 सप्ताह होने पर आपको डीपीटी हो गया, पोलियो हो गया, कुछ देश में हेपेटाइटिस बी और हिप के भी टीके दिए जाते हैं। 10 सप्ताह के होने पर कौन सा टीका दिया जाता है, तो फिर से वही डीपीटी, पोलियो और कुछ देशों में हेपेटाइटिस बी और हिप के टीके। 14 सप्ताह में क्या दिया जाता है, तो फिर से सेम है आपका डीपीटी, पोलियो और कुछ देशों में हेपेटाइटिस बी और हिप के। 9वां महीना वाला आपने ध्यान रखना है, 9वां महीना में आपका खसरा का टीका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि विकसित देश है मान लीजिए तो 12 से 15 माह में भी ये लग जाता है। इसके अलावा आपको पीलिया, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पीलिया। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 9वां महीना में पीलिया दिया है और बाकी जगह पर पोलियो है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो 9 महीना में आपका पीलिया हो गया, आपका गलसुआ हो गया और हल्का खांसी के टीके, हल्का खसरा के जो टीके हैं वो भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण की अवधि अलग अलग देशों में कुछ आगे पीछे हो सकती है। बीसीजी कुष्ठ रोग और टीबी के कुछ रूपों से सुरक्षा प्रदान करता है, यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। जो बीसीजी का हम टीका लगवाते हैं ना, ठीक है, यह आपके टीबी मतलब कुष्ठ रोग से भी आपको बचाता है, साथ में टीबी के कुछ रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। डीपीटी डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। जो डीपीटी है, बीसीजी है ना, डीपीटी की अगर हम बात करें तो डीपीटी डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारी चीज़ें यहाँ से खत्म हो जाएंगी। तो जो बच्चे लास्ट तक देख लें उन लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और जब मैं MCQ करवाऊंगी तो ये बातें आपकी फिर से रिपीट होंगी, तब उस टाइम पर आप सही से आंसर कर पाएंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, 9 महीने के होने पर जो टीके दिए जाते हैं, ये तो मैं बता चुकी आपको। टिटनेस टीके लगाने का सही समय, अब यह भी देखो, टिटनेस का मान लो टीका लगाना है तो पहली खुराक कब, जब उसे पता चले कि गर्भवती है। दूसरा खुराक कब, तो पहली खुराक लेने के 1 महीने बाद ही। तीसरी खुराक कब दिया जाता है, तो दूसरी खुराक लेने के 6 से 12 महीने बाद, या आप जब गर्भावस्था धारण करते हैं फिर से दूसरी बार तब, ठीक है। चौथी खुराक कब लगता है, तो तीसरी खुराक लगने के 1 साल बाद, या फिर जब आप गर्भावस्था धारण, यह पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना है। 5वीं खुराक की बात करूँ तो चौथी खुराक के 1 साल बाद या फिर गर्भावस्था के दौरान, या 5वीं खुराक भी आपको लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो टिटनेस वाला है, या मैं बोलूँ टीकाकरण वाला टॉपिक था हमारा, है ना, वो यहाँ पर से आकर के क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, और हमको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला भाग का लास्ट टॉपिक था टीकाकरण वाला, वो भी यहाँ से खत्म हो गया। अब कल से देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं अपन, योजना वाला टॉपिक उठाते हैं या फिर अधिनियम का टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से महिला बाल विकास का एक भाग हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो जरूर से आप लोगों को शेयर करना है। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि जितने बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, स्टेटस के माध्यम से कहीं से भी, ताकि लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक ये जो क्लास है वो पहुँच सके। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू अगेन।